अरे भाभी, आप इतना क्यों परेशान हो गई हो? आखिर क्या हो गया है बहू को? पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कितना इलाज कराया, इधर उधर भी दिखाया, ऊपर नीचे सब कुछ करवाया, लेकिन सोना को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। धीरे धीरे करके 1 साल हो गया। बहू को देखूं, घर संभालूं कि क्या करूं? मैं तो पागल हो गई हूँ एकदम से। धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। मैं दिन पर दिन जवान थोड़ी हो रही हूँ। ऊपर से उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तैयार करो, टिफिन दो, लंच बनाओ, बेटे के ऑफिस का बना के घर का खाना भी बनाओ। सारा काम करना पड़ता है। बहू से तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर से उसकी उल्टी सीधी हरकतें भी बर्दाश्त करना पड़ता है। कितना झाड़ फूक कराया, सब कुछ कराकर थक गई, लेकिन कुछ आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कैसा साया उसके ऊपर है जो उसका शरीर ही नहीं छोड़ रहा है। और ये भूत भी तो अजीब सा ही है ना। बस गलीमत इतनी है कि रात भर चैन की नींद लेने देता है, नहीं तो पूरे दिन तो आफत करके रखती है। भाभी, एक काम करती हूँ, मैं 1-2 दिन में आती हूँ, देखती हूँ मैं सोना का भूत आखिर है कौन सा। हाँ दीदी, आ जाओ, इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको कुछ समझ में आए। मेरी तो पूरी गृहस्थी ही बर्बाद हो गई है। ठीक है भाभी, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ। अब सुलोचना जी को जोर शोर से अपनी ननद सबिता जी का इंतजार था, क्योंकि उनकी बहू की जो हरकतें थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। असल में सुलोचना जी का घर शहर से दूर काफी अंदर गांव में था, जहां पर भगवान के साथ साथ भूत प्रेत का साया, भगवान का साया सब कुछ माना जाता था। वैसे भी सुलोचना जी और उनका पूरा परिवार ही काफी सीधा साधा था, बहुत ही शरीफ, भगवान में ज्यादा विश्वास करते, पूजा पाठ करते थे, काफी सात्विक आदमी थे। जाने कहाँ से उनके घर में सोना जैसी बहू आ गई थी। 8 सालों के अंदर में ही सोना के 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन पिछले 1 साल से सोना अजीब सी हरकतें करती, बैठे बैठे ही अचानक अपने पूरे शरीर को, सर को गोल गोल घुमाने लगती, जैसे मदहोश हो रही हो, जैसे उसे किसी का होश ना हो। सुबह 9 बजे तक तो उठती ही नहीं, और जब उठती तो इतना जोर जोर से बेड पर ही जैसे हुंकार भरती, अजीब अजीब सी आवाजें निकालती, बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे शरीर को नचाती। ऐसा लगता जैसे बहुत ही कोई क्रोधी स्वभाव का भूत प्रेत या जो भी हो उसके शरीर के अंदर घुस गया हो, जो सोना के शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। सोना बिल्कुल होश में ही नहीं होती और अजीब सी आवाज के साथ ही सुबह की चाय के लिए हुंकार भरती रहती थी। उसकी हुंकार सुनते ही सुलोचना जी डर जाती और कांपते कांपते ही जैसे तैसे हिम्मत करके सोना के कमरे में चाय रखकर उल्टे पांव भागती थी। सोना के नजर मिलाने की भी उनकी हिम्मत ना होती थी। जैसा कि पहले ही बता दिया कि सुलोचना जी काफी सीधी सादी थी। आज तक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। पति था नहीं, बेटा सुबह ऑफिस चला जाता है, पूरे दिन सुलोचना जी सोना को झेलती रहती, उसकी हरकतें देख देख कर डरती रहती, पूरा घर संभालने के साथ साथ बच्चों को संभालती रहती। सोना अपने कमरे में ही बंद अपनी हरकतें चालू रखती थी। उसे सुलोचना जी की जरूरत बस अपने टाइम पर होता था, जैसे सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता। इसके बाद रात के खाने के समय वो बिल्कुल सही हो जाती और खुद आकर किचन में खाना बनाती, सबको खाना देती, किचन की सफाई करती और पूरी रात बड़े ही आराम से सोती। लेकिन अगले दिन पति राजेश के ऑफिस जाने के बाद ही उसका भूत दोबारा उसके सर पर आ जाता था और इस भूत को सुलोचना जी पूरे दिन झेलती रहती। एक बार तो ये भूत इतना ज्यादा भड़क गया कि जैसे ही सुलोचना जी उसका खाना परोसकर सोना के कमरे में रख जाती है, वैसे ही सोना खाने की थाली उठाकर फेंक देती है और अजीब सी मर्दों जैसी आवाज निकालकर
चिल्लाकर कहती है, ये कौन सा खाना दिया बुढ़िया तुमने? न अचार है, न सलाद है, न चटनी है, न दाल में घी है। ऐसा खाना खिलाते हैं? अभी तुम मेरी ताकत से परिचित नहीं हो। दिखाऊं तुम्हें अपनी ताकत? बस मरे हुए को क्या मारना। इतना सुनते ही सुलोचना जी की हालत खराब हो जाती। रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, माफी मांगते हुए तुरंत दूसरा खाना निकालने भागती। फिर दोबारा विधि से अचार, सलाद, पापड़, चाटनी सब कुछ करके खाना देती। ये भूत भी बड़ा अजीब था। नॉर्मल सादा खाना कभी खाता ही नहीं था और ऐसा ही लगभग पिछले 1 साल से चल रहा था। जितना विधि से सुलोचना जी अपनी बहू के भूत को खाना देती थी, उतना विधि के साथ उन्होंने कभी भी अपनी सास को भी न खाना दिया हो। सोना की हरकतें सुनकर अगल बगल की औरतें भी सुलोचना जी के घर आना कम कर दी थी। वो साफ साफ कहती, भाई सुलोचना, हमें माफ करना, हम तो तुम्हारे घर आने से रहे। भाई, जब तुम्हारी बहू खाने की थाली उठाकर फेंक दे रही, क्या पता हमें सामने देखकर जाने क्या कर ले। अब सुलोचना जी बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। दिन भर घर में कामों में, बहू की सेवा में, बच्चे संभालने में ही उनका दिन निकल जाता। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे बैठकर वो अपने दिल का हाल भी बता सके। आखिरकार उन्हें अपनी ननद की याद आई। सुलोचना जी जितनी सीधी शरीफ महिला थी, उनकी ननद उतनी ही तेज थी। दुनियादारी उन्हें अच्छी तरह से पता थी। वो सुलोचना जी की तरह सीधी नहीं थी। लोगों के चेहरे पढ़ने भी उनको बहुत ही अच्छे से आता था। काफी तजुर्बे वाली औरत थी, जिसके चलते ही सुलोचना जी ने उन्हें अपनी परेशानी बताकर आने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद आखिरकार सविता जी आ ही गई। सविता जी के आने पर भी सोना के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती। सुलोचना जी की घर का सारा काम करती और सविता जी का पूरा ध्यान, उनकी पैनी नजर सोना के ऊपर थी। सविता जी ने देखा, ज्यादातर सोना की बीमारी राजेश के न रहने पर ही उठती थी, या जो उसका भूत था वो राजेश के न रहने पर ही आता था। राजेश शाम को घर आता और पूरी रात रहता, तब तक सोना बिल्कुल सही रहती, लेकिन उसके जाने के बाद ही उसका भूत दोबारा वापस आ जाता। सुबह 8 बजे 9 बजे आराम से सोकर उठती सोना। घर में कोई उसे परेशान नहीं करता उठने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि सोना की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते राजेश भी अपना काम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करता था कि कोई आवाज ना हो, सोना उठ ना जाए। और जब वो ऑफिस चला जाता, इसके बाद सोना उठती और साथ ही साथ उठता उसका भूत। बस जिस दिन राजेश की छुट्टी होती थी, उस दिन सोना का भूत ज्यादा परेशान तो नहीं करता था, लेकिन हाँ, सोना पूरे दिन गुमसुम सी रहती। शाम को फिर पहले की तरह वो सही हो जाती। हफ्ते में 1 दिन ऐसा जरूर आता था जब उसका भूत बड़ा ही शांत रहता था, गुमसुम रहता था, जिसके चलते राजेश को लगता कि सोना की तबीयत तो वाकई में सही नहीं है। सविता जी लगभग 3 दिन तक सोना के भूत को देखती रही और आखिरकार कुछ सोचते हुए अगले दिन सुबह जैसे ही भूत चाय के लिए हुंकार भरने लगा, सुलोचना जी के साथ साथ सविता जी भी सोना के कमरे में गई और बड़े ही ध्यान से अपनी नजरें सोना के चेहरे पर टिका दी। सविता जी को लगातार अपनी ओर देखते देख सोना अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करने लगी। सविता जी लगातार सोना के चेहरे का परीक्षण किए जा रही थी। सोना के चेहरे का बदलता हाव भाव देख मुस्कुराने लगी सविता जी और अपनी भाभी सुलोचना जी से कहती है, भाभी एक काम करो, ये भूत मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये तो बहुत ही बलवान भूत है, तभी तो बेचारी सोना हमारी परेशान हो गई है। इतना सुनते ही सोना और भी एक्टिंग करने लगती है। सुलोचना जी परेशान हो जाती है, तो दीदी अब क्या करें? ऐसे तो मेरी बहू बेचारी कुछ ही नहीं होगा। भाभी आप थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाओ, छोटी छोटी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप एक काम करो, किसी बड़े चीज में अच्छी सी आग जला दो, एकदम धुएं वाली, थोड़ी लाल मिर्च ला दो। बस सुलोचना जी भागते हुए व्यवस्था करती है।
साथ में ही लाल मिर्च लेकर आती है। सारा कुछ देख सोना का भूत और भी उग्र हो जाता है। वो और भी जोर जोर से हुंकार भरने लगती है। सारा सामान आने के बाद सविता जी मुस्कुराते हुए सोना को देखती है। सोना सविता जी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सविता जी कहती है, तो बता बेटा भूत, तू चुपचाप से चला जाएगा या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊं? क्योंकि तू जितना बड़ा भूत है मैं उतनी ही बड़ी भूत भगाने वाली हूँ। इतना सुनते ही सोना अजीब से मोटी आवाज निकालकर सविता जी को डराने धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन सविता जी भी एकदम अपनी जीत पर अड़ी थी। एक दो बार उन्होंने बड़े ही प्यार से सोना के भूत को भगाना चाहा, लेकिन भूत तो बड़ा ही जिद्दी निकला। आखिरकार सविता जी एकदम गुस्से में सोना के पास जाती है और उसके बालों को अच्छे से अपने हाथों में लपेट लगभग सोना को खींचते हुए आग के पास ले आती है। सोना अपने बाल पकड़ के चीख रही थी, चिल्लाने लगी, अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगी, बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे शरीर को कँपाने लगी। जब सविता जी पर उसकी आवाजों का कोई असर नहीं हुआ तो वो सुलोचना जी को डराने लगी, सुलोचना जी को भस्म करने की कोशिश करने लगी, उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। सुलोचना जी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन सविता जी पर सोना की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो सोना का बाल पकड़ और उसका मुंह सीधे आग के सामने ले जाकर अपना मुंह कस के बांध दिया और वैसा ही सुलोचना जी को भी करने के लिए कहा। इसके बाद मिर्च उठाकर आग में डाल दिया। सविता जी और सुलोचना जी का मुंह बंधा होने के कारण धुएं से तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन सोना का पूरा चेहरा ही मिर्च के धुएं में था, जिससे वो खांसने लगी। उसके मुंह पर जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। परेशान हो गई थी सोना, चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, यहाँ तक कि उसने आग को भी पैर से मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन फिर भी मिर्च का धुआं तो पूरे कमरे में ही फैल गया था। मुंह बंधा होने के चलते सुलोचना जी और सविता जी पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, लेकिन सोना की हालत खराब हो रही थी। फिर भी उसका भूत भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोबारा से सविता जी ने फिर से आग जलवाई और दोबारा मिर्ची का धुआं डालकर जबरदस्ती सोना को पकड़ के उसका मुंह धुएं में डाल दिया। जब तक सोना ने बर्दाश्त किया तब तक बर्दाश्त किया। अब ऐसा लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। आखिरकार वो खुद ही चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बुआ जी छोड़ दीजिए, बुआ जी मैं ठीक हो गई, बुआ जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बुआ जी मुझे छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है, बुआ जी दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है, बुआ जी कहकर सविता के पाँव पकड़ के रोने लगती है। लेकिन सविता जी ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे छोड़ दूं इतनी आसानी से? तू 1 साल से परेशान कर रहा है ना हमारी बहू को, अभी छोड़ दूंगी तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अरे नहीं बुआ जी, अब कोई नहीं आएगा, अब सब खत्म हो गया, मुझे प्लीज छोड़ दो, बुआ जी मैं मर जाऊंगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरा भरोसा क्या है? अरे मैं नहीं भरोसा दिला सकता, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अब मैं नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो बुआ जी। सोच ले, दोबारा इससे भी ज्यादा तगड़ा मिर्च का धुआं दूंगी तुझे अगर दोबारा लौट के आ गया तो। नहीं बुआ जी, अब मैं कभी नहीं आऊँगा, अब मैं जिंदगी में नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रोने लगी सोना। अब मुस्कुरा उठी थी सविता जी। उन्होंने सुलोचना जी की ओर देखा और कहा, लो भाभी, भाग गया तुम्हारा भूत, और उम्मीद है शायद और कभी भी गलती से भी तुम्हारे चौखट पर तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं बहू? हाँ बुआ जी, सही कहा आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। काश ये काम आप शुरुआत में ही की होती तो मुझे इतना लंबा भागना नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं बहू, हो गया। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि भूत आएगा भी, और आएगा भी तो मैं हूं ना, मेरे पास भूत भगाने का इससे भी खतरनाक आइडिया है। बस तुम मुझे एक फोन कर देना, चिंता ना करो, मैं हूं ना। जी बुआ जी, चलो अब जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर आराम करके इसके बाद अपनी गृहस्थी संभालो, और अगर कुछ दिक्कत लगे तो भूलना मत मुझे। नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं,
कहते हुए सोना चली जाती है। सोना के जाने के बाद सुलोचना जी सविता जी के आगे हाथ जोड़कर कहती है, दीदी सच में आपने तो कमाल कर दिया, पलक झपकते ही बहू को सही कर दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाभी कब तक भोली बनकर रहोगी? भाभी दुनिया धीरे धीरे तेज हो रही है, इतनी भी सीधी बन के रहना ठीक नहीं है। ऐसे दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, थोड़ा तो दिमाग चलाया करो। अगर बहू को भूत रहता तो वो भूत राजेश के सामने क्यों नहीं आता? घर में किसी के न रहने पर ही अकेले तुम्हें परेशान करता है, क्योंकि उस भूत को भी पता था शायद ही दुनिया में तुम्हारे जैसा सीधा इंसान कोई दूसरा हो। बहू एक बार नखरा करती तो तुम डर जाती। बहू को कोई भूत नहीं था भाभी, ये सब उसकी नौटंकी थी, उसके नखरे थे। भाभी प्लीज थोड़ा टाइट बनो। और मुझे नहीं लगता कि बहू अब दोबारा कोई नाटक करेगी। अगर करेगी तो उसके सामने ही मुझे तुरंत फोन करना, 2 मिनट में ही वो बिना कुछ बोले सही हो जाएगी। फिलहाल अब बहू के सामने भी थोड़ा कड़क होकर रहो। आपके इसी भोलेपन का फायदा आपकी बहू उठा रही थी। सुलोचना जी इतना सुनकर हैरान हो गई थी। मतलब बहू ये सब नाटक कर रही थी? अगर सच में दीदी नहीं आती तो मैं पूरी जिंदगी बहू के जाल में फंस के रह जाती। फिलहाल तो अब सुलोचना जी को थोड़ा आराम था, क्योंकि सोना पूरी तरह से नॉर्मल थी। अब वो अपने घर के कामों में पूरा ध्यान देती थी। अब गलती से भी भूत की परछाई उसके आसपास भटक नहीं पाती थी, जो सुलोचना जी के लिए बहुत ही राहत की बात थी। तो दोस्तों, अगर ऐसा भूत आपके घर में भी है तो प्लीज़ उसका इलाज जानने के लिए मुझे फ़ोन करिए। कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।